पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है आपकी बीएड की कक्षा एक सुबह ये 10 बजे और एक शाम को 5 बजे निरंतर रूप से चल रही है। ठीक है, रही बात पेपर 1 की, ये आपका पेपर 2 चल रहा है CSJMU के अनुसार यदि बात करें तो इसके बाद में फिर आपका पेपर 3 शाम को 5 बजे की क्लासेस में होती है। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 की क्लासेस जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं और वो पूरे 28 वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट हुई है। तो आप वो प्लेलिस्ट यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो पेपर 1 की क्लासेस मैंने कंप्लीट करवा दी वो भी 80 नंबर की ही पेपर में पूछी जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लासेस देखना ना भूलिएगा। और आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा। तो और हाँ, आपको एक बात और बता दें, यदि आपको इन सब क्लासेस की रेगुलर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक, अब आइए आपका वक्त जाया न करते हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पहला आज हम लोग पढ़ेंगे असमानता पढ़ेंगे कक्षा में और भेदभाव पढ़ेंगे। कल की कक्षा में हम लोग सीमांतीकरण पढ़ेंगे, यानी जो आपका मार्जिनलाइजेशन है ना, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। आइए शुरू करते हैं और बहुत रोचक तरीके से इस कक्षा को कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत अल्टीमेट टॉपिक है ये आज का हमारा। ठीक, तो देखिए, असमानता, भेदभाव या विषमता तथा सीमांतीकरण आधुनिक विश्व की एक प्रमुख समस्या है, जिसके कारण स्वरूप अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। वर्तमान समय की एक प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को समानता के सिद्धांत से संबंधित मानता है, जबकि वह अपने स्वयं के एवं अन्य लोगों के जीवन में असमानता, भेदभाव या विषमता पाता है। वर्तमान विश्व की दो प्रमुख विचारधाराएं देखिए, कौन कौन सी दो प्रमुख आपकी राजनीतिक विचारधाराएं। पहला, प्रजातंत्र तथा समाजवाद। यद्यपि मनुष्य की सामाजिकता पर ही आधारित है, फिर भी दोनों ही प्रकार की सामाजिक व्यवस्था वाले समाजों में पर्याप्त असमानता, भेदभाव, विषमता तथा सीमांतीकरण प्रदर्शित होते हैं। यह बात दूसरी है कि समय एवं स्थान के अनुसार असमानता, भेदभाव या विषमता तथा सीमांतीकरण के स्वरूप या प्रकार के भिन्नता अवश्य पाई जाती हो, लेकिन औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप असमानता, भेदभाव या विषमता तथा सीमांतीकरण के प्राचीन स्वरूप लुप्त प्राय हो गए हैं और इनके जगह पर कुछ नए स्वरूप उभरकर सामने आ गए हैं। इन आधारों पर हम इनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से देखिए, बहुत दिन से आपको एक कंफ्यूजन थी ना कि क्या मैम CSJMU के अनुसार मार्केट्स में नए सिलेबस के सेमेस्टर प्रणाली के अनुसार बुक्स अवेलेबल है। जी हाँ, आपकी रिवाइज सिलेबस के अनुसार बुक्स मार्केट्स में बीएड की अवेलेबल है। आपका अपना पब्लिकेशन SVPM यानी कि श्री विनोद पुस्तक मंदिर के नाम से ये जो आपका पब्लिकेशन है, तो इसमें आपको हम दिखाएंगे आज पेपर 1 की ये जो बुक है, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। तो फॉर्मेट क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है, इनका इंडेक्स सब कुछ जानेंगे। तो देखिए, गुरुशरण दास त्यागी जी, डॉक्टर BB सिंह जी राइटर हैं और सिलेबस के अनुसार यदि बात की जाए तो सिलेबस इन्होंने पहले अपनी पुस्तक में अंग्रेजी के पॉइंट्स में दे रखा है। और जैसा कि आपको पता है कि जो उसके बाद में सिलेबस इन्होंने हिंदी में दे रखा है, हिंदी में जो दे रखा है सिलेबस, उसमें क्या हुआ है, जो हेडिंग्स हैं आपकी वो अंग्रेजी में भी दे रखी है। ठीक है, सो जैसा कि आपको पता है कि इस बार आपके न्यू सिलेबस में क्या ऐड हुआ है, तो गिज्जू भाई के विषय में ऐड हुआ है ना, तो इन्होंने देखिए वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हैं। ये सब चीजें आपको बता दें, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक्स डिजाइन की गई है। यूनिट 1 में जब आप चैप्टर 1 ओपन करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी उसमें जो मेन टर्म होते हैं, जैसे जैविक का बायोलॉजिकल, इन्होंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन दे रखा है। साथ में मेन बात जो सबसे बढ़िया रहे इस बुक की वो ये है कि इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कराए जाएंगे, लघु उत्तरीय के भी क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, और बहुविकल्पीय भी मिल जाएंगे। जो बहुत बड़ा क्वेश्चन था ना, तो आपकी सब कुछ प्रैक्टिस हो सकती है इससे, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ से करेंगे। आइए समझते हैं क्या। सबसे पहले असमानता क्या होती है। अच्छा, ये असमानता ना, इनइक्वालिटी जो है वो आप अगर देखें तो आपके घर से ही शुरू होती है। अब आप सोचेंगे कि मैम हमारे घर से कैसे शुरू होती है। देखिए क्या होता है, जब मान लीजिए आपके घर में एक बेबी है, ठीक है, एक बच्चा है, उसके बाद में जब छोटा बच्चा और दूसरा हो जाता है, यानी छोटा बेबी आ जाता है, तो जो ये पहला वाला बेबी है आपका, इसको बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी वाली फीलिंग्स आती हैं। और स्वाभाविक सी बात है, क्यों, क्योंकि इस वाले बच्चे को ये लगता है कि जितना भी केयर है, टेक केयर है, वो मम्मा पापा बेबी, छोटे बेबी को कर रहे हैं, है ना, प्यार उसको दे रहे हैं, चीज़ें उसके लिए आ रही हैं। जैसे उसने कुछ किया तो आप क्या सिखाते हैं बड़े वाले बच्चे को अपने, कि बेटा अब आप बड़े हो गए हो ना, अब छोटे वाले बेबी को खेलने दो ये टॉयज, ऐसा करके बोलते हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं, क्या असमानता है। और ये सच है कि कहीं ना कहीं ये झेलने को बच्चे को मिलता है जब छोटा बच्चा और एक घर में आ जाता है। ठीक है, वैसे मम्मा पापा बोलते हैं ना कि ये जो है सब उंगली, मतलब जितने बच्चे होते हैं सब बराबर होते हैं, लेकिन नहीं, कुछ तो डिफरेंस होता ही है। मे बी आपने और हम में भी बचपन में सेम चीज़ें फेस की हो, जब आपका कोई भाई बहन आया हो तो आपको भी वैसा ही फीलिंग आया हो, होप सो। तो बस जैसे हम लोगों को बचपन में आया है वैसे ही आजकल के भी बच्चों को आता है। लेकिन जो यहाँ पर असमानता की बात की गई वो थोड़ा दूसरे परिप्रेक्ष्य में की गई है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार की असमानता की बात अपनी कक्षा में की गई है। तो देखिए, असमानता अर्थ व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं पाना। बात समझ रहे कहाँ की बात हो रही है।
कि हम लोगों को यदि पूरा विकास नहीं मिल रहा है, मतलब इसका अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है, ये पहला। दूसरा, समाज में विशेषाधिकारों का पाया जाना, जन्म, जाति, प्रजाति, व्यवसाय, धर्म, भाषा, आय व संपत्ति के अधिकार पर अंतर होना तथा इन आधारों पर मानव मानव तथा समूह समूह के मध्य ऊंच नीच का भेदभाव को मानना एवं सामाजिक दूरी को बनाए रखने से लगाया जाता है। विषमता से अभिप्राय एक समाज के व्यक्तियों के जीवन अवसर एवं जीवन शैली की विभिन्नताओं से है, जो सामाजिक परिस्थितियों में इनकी विषम स्थिति में रहने के कारण होती है। उदाहरणार्थ की यदि बात करें तो भूमिहीन तथा भूस्वामी हरिजन एवं ब्राह्मण की सामाजिक परिस्थितियों में चूंकि अंतर दिखाई पड़ता है, इसलिए उन्हें प्राप्त होने वाले अवसरों और उनकी जीवन शैलियों में भी पर्याप्त अंतर परिलक्षित है। अब देखिए, जो मोदी जी की योजना आई है ना, देखते होंगे आप, उसमें कितने 50,000 रुपी हमको लगता है इंस्टॉलमेंट में मिल रहे हैं 4-5 बार में, है ना, 50,000 करके कुल मिला के 2-2.5 लाख रुपए मिलता है। और उसमें क्या होता है, घर बनवाते हैं लोग। तो क्या वो आपको लगता है कि वो सबको मिलता है? नहीं, उसके लिए भी अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अगर वो जिसको ये पैसा चाहिए, वो अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करता है तो ही उसको मिलता है। तो कहने का समानता, तो एक तरीके से हुई तो असमानता ही ना, असमानता। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये किस बेसिस पे होती है? सबके अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। विषमता की उत्पत्ति क्या होता है? आखिर विषमता उत्पन्न कहाँ से होती है, यानी इनइक्वालिटी की भावना आती कहाँ से भाई? जड़ को समझते हैं। आइए, क्या कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने, यानी बहुत से सोशलिस्ट ने समाज में फैली हुई असमानताओं को अपने अपने अनुसार परिभाषित किया और बताया कि प्रायः 2 प्रकार की असमानता व्यक्ति में दिखाई पड़ती है। कौन कौन सी 2 प्रकार की असमानता? पहला प्राकृतिक असमानता और दूसरा सामाजिक असमानता, यानी कि व्यक्ति की आयु, लिंग एवं व्यक्तित्व संबंधी नैसर्गिक शारीरिक गुणों के कारण जो असमानता होती है उसे प्राकृतिक असमानता की संज्ञा ली जाती है। जबकि सामाजिक स्तर, जाति, धर्म, व्यवसाय से संबंधित असमानता को सामाजिक असमानता की संज्ञा दी जाती है। चूंकि प्राकृतिक असमानता स्वाभाविक एवं क्षतिपूरक होती है, इसलिए यह प्राकृतिक असमानता स्वीकार्य होती है, किंतु सामाजिक असमानता स्वीकार्य नहीं होती, क्योंकि यह स्वयं मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की जाती है। इनकी समाप्ति सनह सनह होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपकी सामाजिक असमानता है, ये इतनी जल्दी इसका डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ये इसकी जो डिस्ट्रॉय है वो धीरे धीरे होता है। और ऐसा क्या करें कि मैम ये चीज़ें खत्म हो? तो उसके लिए बहुत सारे मोटिवेशन की नीड से आपके सेल्फ कंट्रोल पे आपकी सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय समाज की संरचना एवं असमानता, यदि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड इनइक्वालिटी की बात करें तो चूंकि हमारे समाज की संरचना के कई आधार स्तंभ इकाइयां हैं, जैसे कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा देश है, इसमें एक नहीं कि इस बेसिस पे बातें होंगी, नहीं, भाषा, धर्म, जाति, वर्ग, संस्कृति, मतलब कहने का तात्पर्य जैसे कोई है कि वो पंजाबी बोल रहा है, कोई है कि वो सिर्फ इंग्लिश बोल रहा है, कोई धर्म की यदि बात कर ली जाए तो कोई हिंदू धर्म से, कोई मुस्लिम धर्म से, कोई बौद्ध है, कोई जैन है ना, कोई जनरल कैटेगरी से, कोई एससी कैटेगरी से, कोई एसटी कैटेगरी से, कोई किसी संस्कृतियों को मानता है, कोई संस्कृत की नहीं मानता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से भारतीय समाज की संरचना होती है। और इस सभी आधार द्वारा इस सभी आधार स्तंभों के द्वारा ही हमारे समाज एवं सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ है। इन सभी स्तंभों के मध्य परस्पर अंतर संबंध है जो निरंतर गतिशील है। इन इकाइयों स्तंभों में विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त असमानता दिखाई देती है, जिनमें से कुछ असमानताओं का वर्णन इस प्रकार है। पहली असमानता क्या होती है? व्यक्ति संबंधी असमानता। जैसे प्रायः व्यक्ति आंतरिक एवं बाह्य रूप से एक दूसरे से भिन्न या अलग होता है, इसे ही व्यक्ति संबंधी असमानता कहते हैं। जो प्रकार से पहला देखो क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है। अच्छा आप बताओ, आपके घर पे छोड़ो, आप कहीं भी जाते हो तो क्या आप अपना हमशक्ल देख पा रहे हो? मान लो आपका हमशक्ल भी होगा ना, तो जरूरी नहीं कि उसको दही पसंद है तो आपको भी दही पसंद हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको फास्ट फूड पसंद है तो सामने वाले बंदे या बंदी को भी फास्ट फूड ही पसंद हो। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले बात होती है शारीरिक असमानता की। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, किसी का वजन ज्यादा है, किसी का रंग रूप अच्छा है ना। कोई बाहर से कहते नहीं कि खूबसूरती इज इक्वल टू टैलेंट, ये एक फॉर्मूला है, मान के चलो अब क्या, कि खूबसूरती इज इक्वल टू टैलेंट। कि कोई क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते, बहुत ज़्यादा सुंदर लोग नहीं होते, लेकिन उनकी स्किल्स इतनी अल्टीमेट होती हैं, वो इतने टैलेंटेड होते हैं कि वो जो खूबसूरत इंसान है ना उसको भी पीछे छोड़ देते हैं, है ना। और अगर खूबसूरती के साथ साथ टैलेंट भी है आपके अंदर, सो इट्स वेल एंड गुड, नहीं वेल एंड एक्सीलेंट, बिकॉज यू आर द गॉड गिफ्टेड पर्सन, है ना। तो कैसे भी है, जीवन कैसा भी है, आप अपने आप को स्वीकार करिए, अपना कंपैरिजन किसी से नहीं करो जीवन में। मेरी एक बात याद रखना आज, क्या कि यू आर द यूनिक। क्या बोला मैंने? यू आर द यूनिक। आप अपने आप में अद्भुत हैं।
ऐसा कुछ करो कि लोग आपसे कंपैरिजन करें, आप किसी से अपना कंपैरिजन नहीं करिए, ठीक। सेकेंडरी, विचारों की असमानता क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो विचारों की असमानता आप ऐसे देख सकते हैं ना, कैसे कि मान लीजिए घर के 5 मेंबर्स गए कोई मूवी देखने, ठीक है, उस मूवी में उन्होंने पूरा देखा, तो घर पे जब आए तो बात चली कि क्या 2 लोग नहीं गए थे मूवी देखने, तो जब बात चली तो उन्होंने कहा अरे ठीक है, कोई एक्टिंग बहुत बढ़िया थोड़ी ना की थी, और बच्चों ने कहा कि अरे नहीं नहीं बहुत बढ़िया एक्टिंग की थी, कहाँ पापा आप कैसे कह रहे हो, ठीक। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वही मूवी आप देख रहे हैं, वही मूवी कोई और देख रहा है, वही मूवी 10 लोग और देख रहे हैं, लेकिन सबके अपने उस चीज को देखने के दृष्टिकोण, वहां से कुछ सीखने के दृष्टिकोण अलग है। जैसे आप ऐसे समझ लो, या ये मेरी कक्षा चल रही है, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिना कमेंट करे चुपचाप सुन रहे हैं, ठीक है, मेरी बातों को, और सीख रहे हैं। यहाँ से वो कमेंट्स नहीं करेंगे, वो सीखेंगे, और उसके बाद में जब पूरा सेशन एंड हो जाएगा तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाकर के थैंक यू सो मच फला फला ये सब चीजें लिख देंगे। तो ये उनकी अपनी टेक्निक है, वो मानते हैं कि मैं ऐसे ज्यादा सीख पाऊंगा या सीख पाऊंगी, बजाय कमेंट करके सीखने के, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में सबके विचार अलग होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके सारे थॉट्स मैच हो। हाँ, मे बी थॉट्स में सिमिलैरिटीज हो सकती है ना। सिमिलैरिटीज कैसे हो सकती है, देखो आप मानते हैं कि जो बाल विवाह है वो गलत बात है, तो सामने वाला भी मानता है, इट्स जेनेटिक, इट्स मान के चलो जनरल, ठीक है। आपने कहा कि दहेज प्रथा बेकार है, और सामने वाला भी मानता है कि हाँ दहेज प्रथा बेकार है, तो ये तो एक जेन्युइन एक जनरल बात होगी, लेकिन जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, वो कुछ अलग होते हैं। फिर देखो क्रियात्मक भिन्नता होती है कि समाज के जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के कार्य करने की क्षमता में भी पर्याप्त असमानता पाई जाती है। देखो एक मजदूर है, वो 8 घंटे काम करता है, ठीक है, उसको जो है कितने रुपए मिल रहे हैं आजकल, ज्यादा से ज्यादा 650 रुपए मिल रहा है, ठीक। एक ऑफिस का वर्कर है, वो भी 7 आवर्स से 8 आवर्स काम कर रहा है, और उसको उसकी सैलरी लैक्स में हो गई, उसका जो पैकेज होता है वो लाखों में होता है, इवन करोड़ों में भी होता है ना। डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट क्या है, आप किस कंपनी में है, या आप किस डिपार्टमेंट में हैं, ठीक। ये सब चीज़ें निर्भर करती है, लेकिन मेहनत कौन ज़्यादा कर रहा है, तो मेहनत एक मजदूर ज़्यादा करता है। इसीलिए कह रहे हैं पढ़ लिख लो, पढ़ लिख लो, कम मेहनत में आराम से अर्न करोगे, टेंशन ना लो, ठीक। उसके बाद में क्षेत्रीय भी असमानता होती है। मैम क्षेत्रीय असमानता कैसे होती है, जैसे मान लो मैं लखनऊ से हूँ, अगर आप मान लो आजमगढ़ से हो, ठीक है, या कोई तीसरा आदमी आ जाए जो साउथ वाला हो, तो क्या है, क्षेत्र की भी असमानता होती है। जैसे वो किसी प्रकार की हिंदी इवन अपने यहाँ की लैंग्वेज बोलेगा, हम लोग अपने यहाँ की बोलेंगे। कोई महाराष्ट्र का बच्चा अगर आपकी क्लास में आ गया तो वो अपने हिसाब से बोलेगा। उनके यहाँ कोई और फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता होगा, अपने यहाँ उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता होगा, लेकिन उतने धूमधाम से नहीं। जैसे महाराष्ट्र में आप बात कर लो तो गणेश चतुर्थी को कितने धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी अपने लोगों के यहाँ भी मनाया जाता है, लेकिन क्या उतने धूमधाम से मनाया जाता है जितने महाराष्ट्र में, मुंबई में होता है? नहीं ना। तो क्षेत्रीय असमानताएं भी पाई जाती हैं, ठीक। उसके बाद में क्षेत्रीय असमानता के विभिन्न स्तर होते हैं। आइए जानते हैं क्या। सबसे पहले सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं। कैसे कि किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराएं यदि अपने मूल रूप में स्वस्थ एवं सक्षम होती हैं तो वे सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न नहीं करती, किंतु जब इन्हीं संस्कृतियों में कट्टरता एवं संकीर्णता परिलक्षित होने लगती है तब ये बाधक बन जाती है। कैसे? जैसे कि बोलते ना कट्टर हिंदू है, कट्टर मुस्लिम है, कट्टर ये है, कट्टर को धर्म बहुत ज़्यादा अपना अपना मानेंगे कि नहीं हम सिर्फ हिंदू हैं तो सिर्फ यही पूजा करेंगे। मैं क्यों क्रिसमस सेलिब्रेट करूं, मैं क्यों ईद को सेलिब्रेट करूं, मैं क्यों गुरु नानक जयंती भी हुई है वो मनाऊं, मैं क्यों बौद्ध गौतम बुद्ध की जो जयंती होती है वो सेलिब्रेट करूं। तो ये सब चीज़ें जब आ जाती हैं ना इंसान के अंदर, तो वहाँ पे जो है इसका विरोध होता है। ये सब चीज़ें बाधक के रूप में सामने आती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वी ऑल आर द ह्यूमन बींग्स इन दिस वर्ल्ड, है ना। सो हम लोगों को बहुत प्यार से रहना चाहिए, भाईचारे की भावना से रहना चाहिए, ना कि इन सब चीज़ों के अपने लोगों के अंदर बातें होनी चाहिए, ठीक। अब जरा देखो प्रशासनिक कारण भी होते हैं कुछ। कैसे? क्योंकि कोई भी प्रशासन अलग अलग राजकीय एवं राष्ट्रीय योजनाओं में धनराशि का वितरण समान एवं समुचित रूप से नहीं करती है, इसके कारण क्षेत्रीय विषमता भी उत्पन्न हो जाती है। फिर प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधनों में अंतर होता है कि भाई कहीं का क्या होता है, सर्दी हो रही है, कहीं गर्मी हो रही है ज़्यादा, ये तो आपकी प्राकृतिक चीज़ें हो गई। कहीं की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा बंजर है, कहीं की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, तो सीधी सी बात है जहाँ ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ होगी वहाँ ज़्यादा खेती वगैरह सब चीज़ें हो पाएंगी। कहीं कहीं पे क्या है
कि बहुत ज़्यादा पानी की सुविधा है ना, और कभी कभी क्या है कि इतना पानी आ जाता है कि बाढ़ आ जाती है। तो ये सब क्या प्राकृतिक असमानताएं हो गई। यदि आर्थिक संसाधनों में अंतरों की बात की जाए तो सीधी सी बात है कि आर्थिक रूप से भी वही मजबूत होंगे जो जोग्राफिकल रूप से मजबूत होंगे। कभी पढ़िएगा, जब आप पढ़ेंगे ना, कंपटीशन की लाइन में आएंगे ना, तब चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी। फिर देखिए, प्राकृतिक एवं आर्थिक, जरा एक बार देख लो बुकिश लैंग्वेज, बुक में क्या लिखा है आपकी, कि प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधनों में अंतर क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा देता है। यदि किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधनों की कमी है तो वहां के व्यक्ति क्षेत्रीय दृष्टि से अधिक पिछड़े हुए होते हैं, जबकि आर्थिक संसाधनों से परिपूर्ण क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी आर्थिक स्थिति अधिक सुदृढ़ होती है। अतः प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन में भी क्षेत्रीय असमानता की उत्तरदायी। अब भाषा की समस्या हो जाती है, कैसे? ये तो असमानता का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि भारत में भाषा के आधार पर प्रांतों की स्थापना की जाती है तथा भाषा के ही आधार पर प्रांतों का विभाजन किया जाता है। बात समझ में आई? अब देखो, निवेश की मात्रा में पर्याप्त अंतर, भाषा के नहीं समझ में आए। देखो, महाराष्ट्र में लोग कैसे बोलते हैं, केरला में लोग कैसे बोलते हैं, आपके यूपी में लोग कैसे बोलते हैं, आपके बिहार में लोग कैसे बोलते हैं, है ना। आपके हर एक स्टेट है जो वहाँ की थोड़ी सी लैंग्वेज में, उनके टंग में डिफरेंस होता है, वो अपनी अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी विभिन्नता हो गई। ठीक, अब यदि निवेश की मात्रा में पर्याप्त अंतर की बात की जाए तो अधिक विकसित क्षेत्रों में अधिक निवेश तथा कम विकसित क्षेत्रों में या देशों में कम निवेश क्षेत्रीय विषमता का कारण है, क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष जिस अनुपात में पूंजी का निवेश होगा उस क्षेत्र में उसी अनुपात में विकास एवं समृद्धि हो सकती है। क्षेत्रीय असमानता के दुष्परिणाम क्या होते हैं, आइए जानते हैं कि इसका असर एक्चुअली में जो इफेक्ट पड़ रहा है आपका, वो कहाँ पड़ रहा है, ये क्या लाभ है, इसके क्या नुकसान है, सब कुछ पढ़ेंगे। एक बार बताओ जरा, क्लास को समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? मैं थोड़ा चीज़ों को सीरियसली इसलिए पढ़ा रही हूँ ना, क्योंकि एग्जाम्स होंगे तो ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए ना। एग्जाम्पल सिर्फ वहीं देंगे जहाँ उचित होगा। बाकी इतनी आसान हिंदी लिखी हुई है कि आप अगर मुझे ध्यान से सुन रहे होंगे ना तो सच बता रहे हैं कि आपको सीख जाएंगे। चुपचाप अगर आप अपना बोल रहे हैं ना कि मैम मैं किचन में हूँ या मैं कहीं ऑफिस में हूँ या मैं कहीं ड्यूटी में कुछ भी कर रहा हूँ, आप सिर्फ अपना हेडफोन लगाइए, सिर्फ मेरी बातों को सिर्फ आप सुनते रहिए ना एक चित्त होकर के। विश्वास मानिए कि जब पेपर में लिख रहे होंगे ना तो आपकी जरूर याद आएगी मेरी। ठीक, और उसके बाद में अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो पता नहीं आप लोगों की मेरे से क्या दुश्मनी तरीके हो गई है, जैसे सेशन को लाइक नहीं करते हैं आप लोग। मैंने आप लोगों को एक दिन टारगेट दिया था 100 का, अरे चलो आज इसको हम कम कर देते हैं, क्योंकि 100 तो बहुत दूर की बात है, आप लोग 50 नहीं कर पा रहे हो। 70 लाइक्स का टारगेट्स दे रहे हैं, इसी को कंप्लीट कर देना। मैं देखती हूँ क्लास को 500 लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं कर रहा है, पता नहीं ऐसा क्या है। चलो ठीक है, चलो उसको तो छोड़ो बात, आइए पढ़ते हैं। कमेंट्स तो बहुत बच्चे करते हैं अपने क्लास से ही, तो आप लोग बिना कमेंट्स किए ना जाया करिए। ये जितनी बातें चैट लाइव चैट में करते हो थोड़ा बहुत कमेंट्स भी कर दिया करो, तो उससे क्या होगा, रीच बढ़ेगी। कोई आपकी कक्षा का कोई मित्र सर्च करेगा तो वहाँ पे मेरा वीडियो ये जाएगा, तो आपके क्लास में और भी आपके साथी आएंगे। ठीक है, अब देखो क्षेत्रीय असमानता के दुष्परिणाम क्या होते हैं। पहली बात क्या होता है कि क्षेत्रीय असमानता के कारण भाषावाद की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि सभी क्षेत्रों के निवासी अपनी अपनी भाषा की मान्यता दिलाने के परस्पर संघर्ष में रहते हैं। जैसे बोलते नहीं, एक ऐसा छोटा एग्जांपल ले लो, जब कॉपी चेक करने की टाइम आती थी स्कूल में तो आप सोचते थे पहले अपनी कॉपी लगाए जाते थे ऊपर, है ना, कि पहले मेरी कॉपी चेक हो, पहले मेरी कॉपी चेक हो, पहले मेरी कॉपी चेक हो, है ना। तो बस वैसे ही तो सेम ये वही चीज़ें यहाँ पे भी है कि सब अपनी अपनी भाषा को ज़्यादा वो करते हैं, वरीयता देते हैं। क्षेत्रीय असमानता क्या होता है, राष्ट्रीय एकता की बाधा के कैसे। देखो, राष्ट्र क्या है, हम ह्यूमन बींग्स से, लेकिन जो क्षेत्रीय असमानता है उनके कारण राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि इससे क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है, जिससे हमारी संस्कृत, सामाजिक, धार्मिक स्थिति, भाषा आदि से सभी प्रभावित होती हैं। क्षेत्रीय असमानता उस क्षेत्र विशेष की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा होती है, क्योंकि सरकार उन क्षेत्रों के विकास पर अधिक ध्यान नहीं देते जहां पर परस्पर संघर्ष, आंदोलन तथा आपसी वैमनस्य होता है। क्योंकि क्षेत्रवाद के कारण व्यक्ति और उसकी कार्यकुशलता का मूल्यांकन क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है, जिसके कारण सभी को सामाजिक स्तर पर समानता, स्वयं आगे बढ़ने की होड़ में सबको हानि पहुंचाने से भी नहीं करते रहते हैं। ठीक, क्योंकि होता है जैसे बोलते हैं ना, मछली एक ताल में यदि एक मछली गंदी है तो बोलेंगे कि सभी मछली गंदी है ना। ऐसा होता है ना, मछली नहीं बना पाए, बताओ, रुको बना के दिखा देते है ना। ऐसे ये कहावत कही गई ना कि यदि ताल में एक मछली गंदी तो सब मछली गंदी, तो यानी कि यदि वहां पे ये सब चीजें, क्षेत्रवाद वाली सब चीजें, तो क्या होता है, वहां आपका विकास रुक जाता है। तो अब जब वहां का विकास रुक गया तो यानी कि आपके राष्ट्र का भी विकास नहीं हो पाएगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं भाषा संबंधी असमानता यानी लैंग्वेज रिलेटेड इनइक्वालिटीज, कि भारत देश की विभिन्न विषमताओं, कि भारत देश की विभिन्न विशेषताओं में से एक विशेषता भाषाई विविधता है।
हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अब जरा ये पढ़ लेना, ये पैराग्राफ आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। आइदर इट इज योर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और इट इज योर टेट सीटेट एंड अदर competitive exams. Okay, so let's start this topic. Most important, I will make the star on this topic and read carefully. Stop chatting, listen to me very carefully. Okay, भाषा की दृष्टि से हमारा प्यारा भारत देश पुरातन समय से ही विविधतापूर्ण रहा है। भारतीय संविधान 22 प्रमुख भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन इन भाषाओं के भीतर कई बोलियां हैं जिनकी संख्या लगभग 1852 है। भारत के किसी भी भाग में प्रति 5 किलोमीटर पर भाषा परिवर्तन हो जाता है ना। फिर देखो, बोलते हैं ना, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, वही वाला हाल होता है। ठीक, इन सभी भाषाओं एवं बोलियों को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला इंडो आर्यन, दूसरा द्रविड़, तीसरा यूरोपियन। यदि इंडो आर्यन की बात की जाए तो इसमें आपकी हिंदी, संस्कृत, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, कश्मीरी, सिंधी, बिहारी तथा असमी आदि भाषाएं शामिल होती हैं। द्रविड़ की बात की जाए तो इसमें आपकी तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ भाषाएं आती हैं। यूरोपियन की यदि बात करें तो इसमें अंग्रेजी, पुर्तगाली व फ्रेंच भाषाएं आदि शामिल की जाती हैं। यदि लिंग असमानता की बात की जाए, जेंडर इनइक्वालिटीज की बात की जाए, तो साधारणतया लिंग असमानता से हमारा तात्पर्य लड़का और लड़की अथवा स्त्री व पुरुष में पाई जाने वाली असमानता, यानी समानता की कमी या अभाव से लगाया जाता है। इस प्रकार लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव या असमानता के व्यवहार को लिंग असमानता कहते हैं। हमारे देश भारत में स्त्री एवं पुरुष के अधिकारों में प्रायः अंतर पाया जाता है। लिंग के आधार पर दोनों में परस्पर भेद किया जाता है, यही लिंग असमानता है। ठीक है, बहुत सी चीजें होती है ना, मतलब जेंडर वाइज चीजें होती हैं, स्त्री और पुरुष में पढ़ाई को लेकर के हो, बाहर निकल के लेकर के हो। क्योंकि देखो, इसमें गलती पेरेंट्स की भी नहीं है, क्योंकि लड़कियों के साथ इतने ज़्यादा केसेस हो जाते हैं ना कि स्वाभाविक सी बात है कि माँ बाप बच्चे को बाहर भेजने से डरते हैं, है ना। ऐसा होता है ना, शाम को लड़कियां, ये होता है कि घर आ जाएं तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा देर रात तक बाहर नहीं रहो, 7 बजे से पहले। मतलब ऐसा एक नॉर्मल कहावत क्या कही जाती है, होप सो आप सबके साथ भी हुआ होगा, है ना, या हो रहा होगा, या आपने कभी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में फेस किया हो कि अंधेरा होने से पहले घर आ जाओ। बताओ, ये लाइन अगर आप लोगों ने फेस की है ना तो फटाफट से लिख देना जरा कमेंट सेक्शन में, देखें जरा कि हम ही ने फेस किया कि आप सबने भी। क्या कि लड़कियों के साथ ये होता है ना, अंधेरा होने से पहले घर आ जाओ। और देखो, ये बात तब बहुत खराब लगती थी, लेकिन अब एकदम सही लगती है। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस होते हैं, चीज़ें इतने ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा ब्लंडर्स हैं इस देश में, ये कह लो कि जीवन में, तो इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से ये असमानताएं हैं, ये इनइक्वालिटीज़ हैं मेल और फीमेल में। मेल रात में बाहर रहें सो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फीमेल अगर है तो बहुत दिक्कत है, और होनी भी चाहिए। ये दिक्कत जायज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ब्लंडर्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें बुरी हैं, वो शायद हम लोगों को ना दिख रहे, आपको भी ना दिखें। यदि अगर छोटा बच्चा है तो उसको भी इतनी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, बड़ा हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, अपने आप समझ जाएगा। लिंग असमानता के दुष्प्रभाव क्या होते हैं? तो देखो, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में लिंग असमानता बहुत बड़ी बाधा है। यानी कि आप जो जो इक्वालिटी है ना, नेशन की इक्वालिटी, यानी कि यूनिटी है जो आपकी नेशन की, उसमें ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। क्या कि जो लिंग असमानता है आपकी, जो जेंडर इनइक्वालिटी है। क्योंकि जब तक हम लिंग संबंधी असमानता को भुलाएंगे तक हमसे भी एक नहीं हो सकेंगे, तब तक मतलब हम सभी एक नहीं हो सकेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप देश पूरी तरीके से उन्नति नहीं कर सकेगा, यानी कि डेवलपिंग कंट्री ही बना रहेगा, डेवलप्ड नहीं बन पाएगा। हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र, समानता, भाईचारे, न्याय तथा स्वतंत्रता जैसे मूल्यों पर केंद्रित है, किंतु लिंग असमानता के कारण मूल्य कदापि अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। कुछ बातें होती है ना जो सिर्फ लिखी जा सकती हैं, अपनाई नहीं जा सकती। तो बस वैसे ही समझ लो कि राष्ट्रीय विकास से अभिप्राय देश या राष्ट्र के सर्वांगीण विकास से लगाया जाता है, जबकि लिंग असमानता के कारण देश के कुछ विशेष वर्गों का ही विकास हो पाता है। अतः लिंग असमानता देश के विकास में बहुत बड़ी सी बाधा है। इस असमानता के कारण प्राय अनेक अभिभावक अपने बालकों में भेद करने लगते हैं, और जो जो मतलब लड़क पड़ने वाली चीज होती है ना, जो लड़के हैं, ये है वो है, इनको शिक्षा प्राप्त करने में बाधक बन जाते हैं। बालिकाएं घर पर ही रहकर कार्य करती हैं, तथा शिक्षा का सार्वभौमिकरण में यह असमानता बहुत बड़ी बाधक है। बात समझ में आ रही? बोलूँ तो एग्जाम्पल ने, थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे आप भी, हम भी शायद। होता क्या है कि जब बॉयज, जो लड़के हो जाते हैं, मैं प्लीज़ अगर यहाँ पे बॉयज़ क्लास देख रहे हैं तो आप बुरा नहीं मानिएगा, अगर मैं बताने जा रही हूँ ना ये बात, तो आप भी कहेंगे कि यस मैम यू आर राइट। देखो, जब जो बॉयज़ होते हैं ना, उनको इतनी, उनके साथ दिक्कत होती है भाई, उनको तो एक टाइम के बाद में जॉब चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़की की शादी हो सकती है, लेकिन लड़के की जब शादी होती है पहले पूछा जाता है ना कि लड़का क्या करता है। लेकिन जो गर्ल्स होती हैं, इनके साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है एजुकेशन में।
सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है एजुकेशन में। बॉयज़ की शादी सोचो यदि 27 साल में होगी तो लड़की कम से कम 24 साल की होनी चाहिए, तो यानी कि 3 साल का तो गैप यही हो गया। लड़की के 3 साल का गैप तो यही हो गया, यानी कि उसको जो स्टडी, जो चीज़ें इस बॉय को यानी कि इस लड़के को जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए 27 साल मिल रहे हैं, उसी काम को करने के लिए इस लड़की को केवल 24 साल मिलते हैं। ठीक है, फिर भी कर देती हैं आजकल की, देखिए कितनी महान महान नारी हैं। आप बात कर रहे हैं यदि शिक्षा से रिलेटेड, बाहर निकलने से रिलेटेड, तो ये असमानता है और ये आपके और हमसे ही खत्म होगी, ना कि किसी प्रावधान से खत्म होगी। याद रखिए, हमेशा अपने घर से ही शुरुआत करिए। यदि आप अपने घर में चीज़ों को देख रहे हैं और अगर वहाँ नहीं बोल पा रहे हैं तो इट मीन्स कि बहुत पीछे हैं आप, है ना। अगर कभी फैमिली में देखो, जैसे मम्मा है, मान लो आप भाई हो, ठीक है, आपने, आपकी मम्मा ने बोला कि दीदी को बाहर नहीं जाने, या किसी कारण से वो बाहर नहीं जा रहे हैं या बोल रहे हैं, तो आप वहाँ पे दीदी का सपोर्ट करो, अपनी सिस्टर का सपोर्ट करो कि नहीं मम्मा जाने दीजिए ना, क्या हो गया। या अगर ज़्यादा सपोर्ट की बात है तो आप उनका साथ दीजिए, आप चले जाइए साथ में, है ना। ये सब चीज़ें होती हैं, अपने घर से ही चीज़ों को सुधारा जा सकता है। कहते नहीं कि कोई भी काम करने से पहले शुरुआत खुद से करो। तो बस ये सब चीज़ें, असमानताएं तभी दूर होंगी जब हम शुरुआत कब से करेंगे, खुद से करेंगे। अब जाति वर्ग संबंधी असमानता भी होती है, जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, यानी कि इस वर्ग के अंतर्गत बड़े बड़े उद्योगपति, व्यवसायी, राजनीतिज्ञ तथा उच्च पद वाले लोग आते हैं, और मध्यम वर्ग के अंदर हमारे आपके जैसे कर्मचारी, इंसान, किसान वर्ग आदि आते हैं, और इनकी आय प्रायः उच्च वर्ग से निम्न होती है, यानी उनसे कम होती है। अब तीसरी बात आती है निम्न वर्ग के लोग में। इस वर्ग के अंतर्गत शारीरिक व मानसिक रूप से परिश्रम करने वाले लोग आते हैं। ये लोग प्रायः दैनिक वेतन भोगी होते हैं, यानी रोज काम करो और रोज खाओ, मतलब रोज कमाओ रोज खाओ वाला सीन है इनका, है ना। तो ये असमानता के विविध स्तरों का अध्ययन करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन सभी स्तरों से पर्याप्त सुधार एवं विकास किए जा सकते हैं यदि हमारी सरकार इस ओर उचित प्रयास करे और शिक्षा अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करे। तो यदि हमारी सरकार व्यापक राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण कर देश में समुचित एवं संतुलित विकास करे, तो दबावपूर्ण नीतियों का परित्याग कर केंद्र की सक्रिय नीति अपनाए, तो उपर्युक्त समस्याओं में काफी सीमा तक सुधार किया जा सकता है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं शिक्षा में भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, कि भारत की शिक्षा प्रणाली में दलितों, कौन कौन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध भेदभाव एक प्रमुख समस्या है। ये भेदभाव प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा के सभी स्तर पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अलगाव की भावना, शारीरिक एवं मानसिक शोषण तथा सामाजिक बहिष्कार जैसे व्यवहारों का उन्हें समाज तथा शिक्षा संस्थानों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सामना करना पड़ता है। अशिक्षा व अवरोधन की दर दलित बालकों में अधिक पाई जाती है। इसका कारण सामाजिक एवं भौतिक कारकों की संख्या यानी कारण है। इसे रोकने के लिए यद्यपि कानून है परंतु उनका कार्यान्वयन ठीक से नहीं किया जाता है। मतलब कानून तो है लेकिन वो लागू नहीं हो रहे, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे। दलित बालकों को विद्यालय में संरचनात्मक भेदभाव तथा शोषण के द्वारा अक्सर इतना परेशान किया जाता है कि वे सत्र के मध्य से विद्यालय छोड़ देते हैं। यानी कि मान लीजिए जो ब्राह्मण या वैश्य है ना, या आप मान के चलिए मतलब उच्च कुल का यदि कोई बच्चा है तो वो बोलेगा ना मैं टिफिन नहीं करूंगा साथ में, या वो अगर बच्चा मान लो निम्न जाति का है, निम्न वर्ग का है, तो उसके साथ नहीं बैठेंगे, उससे बोलेंगे नहीं, उसका टिफिन नहीं खाएंगे, शेयर नहीं करेंगे, उससे बातें नहीं करेंगे। तो ये इतना डिप्रेस हो जाता है ना इन सब चीज़ों से कि वो विद्यालय को मिड सेशन से ही छोड़ देता है ना। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भी अपने बच्चे को कभी नहीं सिखाइएगा, ये सब चीज़ें बहुत बेकार होती है। हम सब वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, व्हाट इज दिस, ये जाति पात धर्म ये सब चीज़ें हम लोगों ने सब यहीं बनाया है ना, यहाँ आकर के ईश्वर ने जब हम लोगों को बनाया था तो क्या ये डिफाइन किया था? नहीं ना, ये तो हम लोगों ने बनाया है। सो व्हाट इज दिस ऑल दिस, है ना। इन सब चीज़ों को तो कतई अपने बच्चों के अंदर आप आने ही नहीं दीजिएगा। इन भेदभावों में एक शिक्षक द्वारा किया गया भेदभाव पूर्ण व्यवहार मुख्य होता है, जैसे अधिक शारीरिक दंड, विद्यालय में भोजन एवं पानी की अलग अलग व्यवस्था, विद्यालय में दलित बच्चों से झाड़ू लगवाना, कूड़ा उठवाना फेंकवाना तथा छोटी छोटी बातों पर उनका मजाक अन्य विद्यार्थियों द्वारा करना तथा शिक्षक द्वारा उन्हें दंडित ना करना। ये सब चीज़ें क्या होती थी पहले के ज़माने में? जो उच्च कुल के बच्चे होते थे उनसे ये काम नहीं करवाया जाता, जो निम्न कुल के बच्चे होते थे उनसे करवाया जाता। इसके अलावा दलित बच्चों को कक्षा के अन्य बच्चों भी भेदभाव की दृष्टि से देखते थे, है ना। जो उच्च जाति व समुदाय के बच्चे होते थे वो निम्न जाति व समुदाय के बच्चों से बात नहीं करते थे। उच्च शिक्षा संस्थान में क्या होता था, दलित बच्चों के प्रति पूर्व अनुग्रह, असहिष्णुता एवं मानसिक उत्पीड़न एक सामान्य परिदृश्य है। यह उत्पीड़न संकायों, शिक्षकों, छात्र एवं प्रशासन द्वारा सामान्य रूप से प्रचलित है। यह उत्पीड़न जाति पूर्वाग्रह, दलित छात्रों की उपेक्षा
परीक्षा में अनुत्तीर्ण करना, सामाजिक बहिष्कार एवं शारीरिक शोषण के रूप में प्रकट होता है। इस स्थिति से निपटने में विश्वविद्यालय प्रशासन की अनिच्छा तथा दलित छात्रों को किसी प्रकार की सहायता न देना उनके प्रति अन्याय ही है। इस उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप भारत में बड़ी संख्या में दलित एवं आदिवासी छात्र आत्महत्या कर चुके हैं और वर्तमान में कर रहे हैं। आप देखते होंगे मेडिकल लाइन के, इंजीनियरिंग लाइन के अधिकतर बच्चे क्या होता है बताओ, सुसाइड कर लेते हैं। तो उसके कहीं ना कहीं कारण ये भी है। परंतु सरकारें एवं विश्वविद्यालय प्रशासन जांच के नाम पर केवल समिति गठन का कर देते हैं और कुछ नहीं करते, है ना। मतलब समिति गठन करके इतिश्री का मतलब होता है बस समाप्त कर देंगे, लेकिन उसका परिणाम नहीं पता चल पाता है कि एक्चुअल में हुआ क्या। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के प्रति भी भारत में भेदभाव की स्थिति दिखाई पड़ती है। यानी कि जो जहाँ ऐसे जाति, ऐसे धर्म जिनकी संख्या क्या है, लोगों के जो जन है उनकी जनसंख्या क्या है, कम है, जैसे मुस्लिमों को छोड़ दिया जाए तो अन्य अल्पसंख्यक समुदाय जैसे सिख हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी के प्रति समान व्यवहार ही किया जाता है। कुछ अपवादों ऐसी स्थितियों को छोड़कर देखा जाए तो ये समुदाय शिक्षा एवं आर्थिक विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही उच्च प्रशासनिक पद, जिला अधिकारी, डॉक्टर, वैज्ञानिक और उद्योगपति के रूप में भी स्थापित किया जाता है। मुस्लिम समुदाय की स्थिति अप्रत्यक्ष रूप से दलितों से कुछ ही बेहतर होगी। मुस्लिम समाज आज भी अपने को धर्म से अलग नहीं कर पाया। इसके साथ ही देश बंटवारे ने हिंदू मुस्लिम समुदाय में जो दीवार खड़ी की थी वह अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई है ना। इसके अलावा वैश्विक एवं भारत में निरंतर बढ़ रही आतंकवादी घटनाएं भी इन्हें सामाजिक रूप से अलगाव की ओर ले जा रही हैं तथा इन्हीं शंका की दृष्टि से देखा जाने लगा। मुस्लिम समुदाय के नेतृत्वकर्ता तथा धर्म अधिकारी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें हानि पहुंचा रहे हैं और वे इन्हें आधुनिक शिक्षा की ओर प्रेरित न करके आदिम युग का गुणगान करते हैं और धार्मिक शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। धार्मिक शिक्षा सामाजिक तथा शैक्षिक भेदभाव का एक प्रमुख कारण बन जाता है तथा मत यानी वोट की राजनीति में भी अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव का एक प्रमुख कारण है। यद्यपि सरकार अल्पसंख्यकों की शिक्षा तथा सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध कठोर रुख अपनाती है और उन्हें प्रत्येक स्तर पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ठीक, ये बात हो गई आपकी मुस्लिम्स की। बात एक्चुअल में कुछ नहीं होती। जब इस देश का बंटवारा हुआ है ना, तो ये उसी टाइम पे जो सब राजनीति की गई है, ये उसी का आज हम लोगों को परिणाम भुगतना पड़ रहा है। जबकि आजकल के लोग बहुत अच्छे हैं, उनकी सोच बहुत विस्तृत है, उनके अंदर भाईचारे की भावना है ना। लेकिन बस यही कि कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, कुछ ऐसे ब्लंडर्स हो जाते हैं जो आपस में क्या होता है, भेदभाव की भावना उत्पन्न होती है। अब देखो, विकलांग एवं मंदबुद्धि छात्रों के प्रति समाज का दृष्टिकोण पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण सामाजिक रूप से उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अधिकांश लोगों का मानना है कि विकलांगता पूर्व जन्मों का पाप है। जैसे कुछ लोग मानते हैं ना कि ये पिछले जन्म का पाप है जो इनका इस जन्म में निकल रहा, मतलब अतः उन्हें किसी प्रकार से मदद नहीं की जानी चाहिए। विद्यालयों में यदि विकलांग छात्रों के प्रति उतना भेदभाव पूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है जितना कि मंद बुद्धि के छात्र के साथ किया जाता है। यद्यपि सरकार ने नई शिक्षा जो नीति है, इसके तहत मंद बुद्धि एवं विकलांग छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा के बालकों को यदि इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है तो लोगों के दृष्टिकोण में अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और वे विकलांग तथा विशिष्ट बालकों के प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार में कमी कर रहे हैं। मतलब पहले जितनी चीजें होती थी ना, अब उतनी चीजें नहीं है। फिर देखिए क्या बताया गया कि भारत में लैंगिक असमानता या भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण की बात की जाए तो ये सदियों पुराना है। यानी कि ये आज से नहीं चला आ रहा है कि आपको सिर्फ फेस करना चला है, ये युगों युगों से चला आ रहा है और आपको तो कम फेस करना पड़ रहा है। पता है, पहले के लोगों को इन सब चीज़ों को बहुत फेस करना पड़ा है। छुआछूत, ये चीज़ें, लड़कियां बाहर नहीं जाना, बाहर लड़कों का जाना, ये काम लड़कियां नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, लड़के बाहर नहीं, मतलब बहुत सी चीज़ें होती थी। इवन आप सोच के आपकी रूह कांप जाएगी, सच बता रही हूँ मैं। फिर देखिए, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यद्यपि भारतीय संविधान स्त्री और पुरुष दोनों के समान अधिकार प्रदान करता है, जबकि जो अपना भारत का संविधान है, सर्वोच्च माननीय संविधान है, उसके अंतर्गत देखो आपको मैंने पढ़ाया था ना कि जॉब में क्या होगा, समान वेतन मिलेगा, समान छुट्टियां मिलेंगी, किसी को मोस्ट लाभ नहीं मिलेगा। इवन जो गर्ल्स होती है उनको मैटरनिटी लीव और मिलेगी ऊपर से। मतलब ये सब चीज़ें थी, संविधान में सबको समान रखा गया। परिवार में बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा में बहुत अंतर पाया जाता है। सीधी सी बात है, जो हमारे लोगों की फैमिली है उसमें गर्ल्स और बॉयज़ के एजुकेशन में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। लड़का बोल दे कि मेरे को जर्मनी जाना है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कि थोड़ी बहुत जो दिक्कत है उनका सामना करके उसको भेज दिया जाएगा। लड़की बोल दे कि मेरे को जर्मनी जाना है तो इसका मतलब लगता है कोई पाप जैसे कर दिया। अधिकांश परिवारों में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया अपनाया जाता है। सीधी सी बात है, वो पढ़ रही है तो ठीक है, नहीं पढ़ रही तो कोई बात नहीं, उनकी तो ब्याह करना है ना। यही सब नीति होती है भाई, अब क्या ही बताएं हम। इसके साथ ही बालिकाओं को शिक्षा के लिए उन्हें घर से बहुत दूर नहीं भेजा जाता है। ये तो प्रॉब्लम ऐसी है, ये वाली लाइन आप ये मान लो, हमको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों को अगर आपने ना देखा हो या ना फेस किया हो
मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ना 90% केसेस में फेस किया गया होगा। अगर आप में से भी किसी के साथ हुआ है तो लिख देना ज़रा कमेंट सेक्शन में, और अगर आप फेस नहीं किया तो कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड के लिए या अपनी बहन के लिए आपने देखा जरूर होगा कि हाँ उसके साथ ऐसा हुआ कि आपको भेजा गया या उसको नहीं भेजा गया, या उसको भेजा गया आपको नहीं भेजा गया। आपका मन था कि मैं बीएड ना करूं लेकिन आपकी मजबूरी करवा दी है बीएड। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है बच्चों के साथ में, मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ इन सब चीज़ों को बहुत गहराई से, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ गर्ल, है ना। फिर देखो, इसके अलावा अधिकांश राजकीय विद्यालयों में अभी भी शौचालय आदि की उचित व्यवस्था न हो पाने के कारण माता पिता लड़कियों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक रुख नहीं अपनाते हैं। इसके अलावा आज भी भारत की अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और उनकी आय बहुत कम होती है, जिसके कारण वे बालकों की तुलना में बालिकाओं की शिक्षा पर कम ध्यान देते हैं। यद्यपि अब स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और अधिकांश परिवार बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने लगे। देखो, ये सब चीज़ें पहले बहुत थी बट अब बहुत कम है ना। तो मतलब इसका कहीं ना कहीं से लाभ हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि बढ़ती चली जा रही है, ना, कम होती जा रही है, क्योंकि इतने प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इतनी चीज़ें चल रही हैं। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारतीय समाज अपनी विशिष्ट संरचना के कारण सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से विभिन्न वर्गों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाता है। ऐसा शायद आर्थिक स्थिति एवं एक लंबे समय तक गुलामी के कारण लोगों में असुरक्षा की भावना घर गई है और उन्होंने विभिन्न प्रकार के रूढ़िवादी दृष्टिकोणों को अपने व्यवहार का अंग बना लिया था। इस व्यवहार के कारण शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधा उत्पन्न हो रही है, यानी ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में क्या हो रहा है, बाधा आ रही। अब जो आपका ये सीमांतीकरण है यानी मार्जिनाइजेशन वाला ये टॉपिक है, ये मैं आपको कल कराऊंगी और आज की कक्षा की पीडीएफ की डिमांड नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए दोनों क्लासेस आपकी एक ही पीडीएफ में ना देख पा रहे हैं अपना। ये टॉपिक आपको कल पढ़ना है तो ये टॉपिक कल मैं पढ़ा करके आपको रात्रि 8 बजे आपको पीडीएफ दे दूंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से जुड़ना ना भूलिएगा। ये टेलीग्राम का आपका लिंक हो गया, पीजी पॉइंट, ये आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे भी करके पीडीएफ के लिए, कोई भी क्लासेस की लिंक्स के लिए वो आप वहां से जुड़ सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की कक्षा, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा सेशन को। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। और कैसे हैं आप सब, जो भी दिक्कत हो आप लिख दिया करिए, जब मुझे टाइम मिलता है मैं देख लेती हूँ, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अगर मान लो किसी का एक आध कमेंट छूट जाता हो ना तो दोबारा लिख दिया करो, मैं देख लूंगी। मान लो एक बार नहीं देख पाए फिर वो क्या होता है, चीज़ें मतलब मिस हो जाती है ना, तो फिर आप दोबारा देख लोगे तो फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा ना। ऐसे करके भेज देना एक बार, तो हम फिर से देख लेंगे अगर किसी को कोई दिक्कत है। बाकी अगर आप चाहते हैं कुछ न्यू तो बताइएगा, वो करेंगे आपके लिए। बस हम आपसे हैं, आप हमसे हैं। और बाकी क्या ही कहें, जो आज का टॉपिक था कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गया, शायद हमें लग रहा है या आपको भी लग रहा हो, मे बी। और बाकी अपने घर वालों को मेरा प्रणाम बोलिएगा, मेरी नमस्ते बोलिएगा, है ना। मेरे मेरे हिस्से का आशीर्वाद लेकर के रख लीजिएगा। सो तब तक के लिए अब हो गया है आपसे विदा लेने का समय। लिख दो ज़रा मेरी वाली लाइन जो मैं लिखवाती हूँ रोज़ अपनों के लिए, क्या कि हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। लिखो भाई, कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन नेक्स्ट क्लास इन द इवनिंग टाइम, ओके।